नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम वो चीजें पढ़ेंगे कि कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, जितने भी कंपाउंड हमारे लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होते हैं वो सारे हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कि वोलर साइंटिस्ट ने अमोनियम साइनेट को हीट किया तो उन्हें मिला यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉल्बे भाई साहब ने एसिटिक एसिड दिया। ब्रेथोल्स ने CH4 मार्स गैस, जिसको हम मीथेन भी बोलते हैं, ठीक। और ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड और उसके डेरिवेटिव्स, उसमें क्या पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे दो तरह के हैं, एक तो एल्कीन जिनके पास केवल सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और दूसरे एल्कीन या एल्काइन, मतलब इनको हम एक तो बोलते हैं एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब सिग्मा बॉन्ड वाले जिनके पास केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड है, और अनसैचुरेटेड मतलब जिनके पास सिग्मा और पाई बॉन्डिंग की यहाँ पे खास बात देखना कि ये तो है सिंगल बॉन्ड वाले। एल्कीन्स वाले कौन से होते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड में क्या होता है आप जानते होंगे, एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में आपको पता होगा दो पाई और एक सिग्मा, है ना। यानी कि यहाँ पे सिग्मा प्लस पाई दोनों हैं, किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और सैचुरेटेड में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड है। जनरल फॉर्मूला इनका CnH2n+2। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल एल्केन का कि CH4 है तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या होगी? 1। तो इस फॉर्मूले में पुट करके देखें CnH2n+2 में, तो N की वैल्यू 1 यानी कि 2 1 कम 2 और 2 4 यानी कि H4, यानी कि ये क्या है? एल्कीन, है ना। ऐसे ही एल्कीन में देखो, एल्कीन में CH2 तो यहां पे N का नंबर क्या होगा? तो C2H2n, 2 दूनी 4, C2H4 हो जाएगा किसके लिए? एल्कीन के लिए, तो C2H4, ठीक। ऐसे ही एल्काइन के लिए तो CH, ठीक। यहां पे N की वैल्यू क्या होगी? 2, तो H2n -2 मतलब यहां पे 2 दूनी 4 में से 2 गए तो H2, ये क्या हो गया हमारा? एल्काइन, ठीक। नोट कर लीजिए। तो चलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की तरफ। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एब्सॉर्ब्ड और टेकन बाय कंपाउंड टू बिकम ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब कि जो भी एक कंपाउंड एक्सेप्ट कर सकता है जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि ये एल्कीन है, ये हाइड्रोजन कितना मोल एक्सेप्ट कर रहा है? 1, तो इसकी DU कितनी होगी? 1। ये कितने मोल एक्सेप्ट कर पा रहा है? तो यहाँ पे DU की वैल्यू कितनी होगी? 2, ठीक। इसका एक और भी तरीका है फॉर्मूला ये कि कार्बन +1, फिर H क्या है? मोनोवेलेंट, फिर X हाइड्रोजन और N ट्राइवेलेंट, और ये है ना कार्बन +1 मोनोवेलेंट प्लस हाइड्रोजन प्लस ट्राइवेलेंट और अपॉन 2। इस फॉर्मूले से भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि इस वाले केस में ये देख लें, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की वैल्यू कितनी है? कार्बन कितने हैं? 2 +1, फिर माइनस मोनोवेलेंट नहीं है 0, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 2 माइनस ट्राइवेलेंट 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1, तो 2 + 1 - 1 3 - 1 यानी कि 2, ये 2, ठीक। क्लियर। अब आते हैं कुछ कॉमन नेम पे। कॉमन नेम बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ पूछ लिए जाते हैं। जैसे अगर एक कार्बन होगा तो फॉर्म, 2 कार्बन होंगे तो एसिड, 3 कार्बन होगा तो प्रोपियन, 4 कार्बन होगा तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन तो वेलर, और 6 कार्बन होता है कैप्रोलैक्टिन। अपने को आएगा पॉलीमर में, सबसे लास्ट यूनिट है 12th की, ठीक, वहां पे इसका यूज है। और अगर कार्बन का डबल बॉन्ड हो और उससे कोई कंपाउंड जुड़ा हुआ हो तो कॉमन नेम में हम उसको प्रोनाउंस करते हैं विनाइल। अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे बीच में हो, दोनों तरफ कार्बन हो, तो उसको हम बोलते हैं क्रोटोन। ऐसे एग्जांपल में बता रखा है कि यहाँ पे अगर एल्डिहाइड जोड़ दो तो इसको हम क्या बोल देंगे? क्रोटोन एल्डिहाइड। मतलब इस एल्डिहाइड को, इसका मतलब यही है कि प्रोटॉन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक कार्बन वहां से जुड़ा हुआ है।
ऐसे ही अगर इसी केस में अगर यहाँ पे फिनाइल जुड़ जाए, बेंजीन जुड़ जाए, फिनाइल ग्रुप जुड़ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिनम, है ना। अगर ऐसे ये एग्जांपल दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसको हमने क्या बोल दिया? सिनेमिक एसिड। दीज आर ओनली कॉमन नेम्स। कुछ और कॉमन नेम्स करते हैं जब बहुत जरूरी है, उनको याद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स हैं। ऑक्सैलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हो। मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड जहां पे बीच में एक कार्बन हो, एल्काइल ग्रुप हो। सक्सेनिक एसिड जहां पे 2 एल्काइल ग्रुप हो। ग्लूटारिक एसिड जहां पे 3 एल्काइल ग्रुप हो। एडिपिक एसिड जहां पे 4 और पामिक एसिड में 5। ठीक, इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, देख लीजिए। ओ मस गैप 0 1 2 3 4 5। कैसे कि ऑक्सैलिक एसिड में केवल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बीच में भी कोई जीरो, कोई कार्बन का कंपाउंड नहीं है, या फिर कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है ना, मिथाइल ग्रुप नहीं है। मेलोनिक एसिड में 1 आ गया तो यहाँ पे 1 से याद कर लिया हमने। सक्सेनिक एसिड में 2 आ गया तो हमने यहाँ पे 2 से याद कर लिया। ग्लूटारिक एसिड में 3 आ गया तो हमने 3 से याद कर लिया। एडिपिक में 4 और पामिक में 5। ठीक, तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है क्या कि ये कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, लेकिन नाम बहुत अलग अलग है। अगर ये सेम जगह हो, है ना, ये ऐसे याद कर लो, मिल गए तो मैलिक और फिर गए तो फ्यूमेरिक। ठीक भाई, ये दोनों आपस में मिल गए, ये दोनों आपस में मिल गए तो मैलिक एसिड, और ये फिर गए, देखना पलट गए ना, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्यूमेरिक एसिड। दीज आर आइसोमर्स, अगले कुछ टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन अटैच्ड। भाई क्लासिफिकेशन कार्बन की कि उससे कितने कार्बन अटैच्ड हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ठीक, ये क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ठीक, प्राइमरी में क्या होगा कि या तो वो किसी एक कार्बन से अटैच्ड हो या किसी कार्बन से अटैच ना हो। इन केस ऑफ मीथेन देखो कि यहाँ पे ये किसी कार्बन से अटैच नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी। या एक से अटैच्ड है, ये देखो एक से अटैच्ड है तो ये प्राइमरी, ये देखो एक से अटैच्ड है, ये भी प्राइमरी है। सेकेंडरी में क्या होगा? एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड होगा, ये वाला कार्बन इससे भी अटैच्ड है और इससे भी अटैच्ड है ना, तो ये कैसा होगा? सेकेंडरी हो गया। ये दोनों अभी भी प्राइमरी है, देखो ये एक से ही जुड़ा हुआ है, ये एक से ही जुड़ा हुआ है। टर्शियरी में 3 कार्बन से अटैच्ड होंगे। कैसे कि भाई एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन है और एक कार्बन ये, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। और क्वाटरनरी में 4 कार्बन से जुड़ा हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी। 4 से ज्यादा बना नहीं सकता, क्यों? कार्बन की वैलेंसी 4 है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आए होंगे, कार्बन कितनी होती है? 6, तो 1s2 2s2 2p2, तो ये वाला तो बॉन्डिंग में जाएगा नहीं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो ये वाले हैं बाहर वाले, तो बाहर कितने जा सकते हैं? मैक्सिमम 4 जा सकते हैं, तो वैलेंसी कितनी कार्बन की? 4, तो वो 4 ही बॉन्ड स्टेबलाइज कर सकता है। फिर आती है बात प्रीफिक्स एन, आइसो और नियो। ये सारा कॉमन नेम में चल रहा है अभी, ये थोड़ा सा टॉपिक अलग था कि एन, आइसो और नियो, इनका यूज कब और कहां कैसे करना है कॉमन नेम में। तो कॉमन नेम में एन कहां यूज करते हैं? एन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेट चेन। ये क्या है? स्ट्रेट चेन। तो जहां पर केवल स्ट्रेट चेन होगी तो वहां पर एन लगा के उसको यूज करेंगे। जैसे कि 1 2 3 4 5 की है ना, ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है, स्ट्रेट है, तो हमने क्या बोल दिया? एन पेंटेन। अच्छा, आइसो कहां यूज करेंगे कि सेकंड और सेकंड लास्ट कार्बन है 1 मिथाइल ग्रुप, या तो सेकंड हो या सेकंड लास्ट हो, इस केस में दोनों ही है, सेकंड भी है और सेकंड लास्ट भी है, तो उस पर मिथाइल ग्रुप जड़ा हो। या सीधे सीधे समझो कि यहां से जिससे जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से, वो इक्वली दोनों तरफ से हो, है ना, दोनों तरफ बराबर हो। ठीक, ऐसो का हमने क्या बोल दिया? आइसो ब्यूटेन। अच्छा, नियो कहां पे? सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हो। भाई यहाँ पे तो एक जुड़ा था, यहाँ पे इसी कार्बन से 2 जुड़े हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे? नियोपेन। यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे? नियो, और इस केस में क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। 5 कार्बन है ना, देखो ये वाली अगर स्ट्रेट चेन लूं मैं, ये वाली, तो यहाँ पे इस कार्बन से, सेकंड कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, है ना। ठीक, नोट कर लीजिए। बात करते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
तो आईयूपीएसी के जो नेम है वो पूरे वर्ल्ड में कॉमन है ना। मान लो अगर एक कंपाउंड है CH4 और इसका नाम मीथेन है, तो अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, हर जगह क्या जानेंगे, इसको मीथेन ही बोलेंगे, है ना। इसलिए इसकी स्थापना हुई। कैसे नाम रखते हैं आईयूपीएसी का? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। ये 3 रूल हैं बस, इसी के बेस पे अपन पूरी आईयूपीएसी कवर कर लेंगे और कोई मुश्किल नहीं है, सबसे आसान चीज है आईयूपीएसी। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, बस ये ध्यान रखना है। प्रीफिक्स में जो अपने को सब्स्टिट्यूएंट है, जो सब्स्टिट्यूएंट अपने को वो लेने प्रीफिक्स में। सब्स्टिट्यूएंट कौन से? जैसे कि फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, मिथाइल है। साइक्लो कहां यूज करेंगे? रिंग के लिए, है ना। कहां यूज करेंगे हम? साइक्लो रिंग के लिए, ठीक। ऐसे वर्ड रूट में क्या है? जो मेन कार्बन चेन है, जो मेन कार्बन चेन है, जैसे कि 1 कार्बन मिथाइल, 2 कार्बन इथाइल या इथ, प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नॉन, 10 पे डेक्ट, 11 इससे आगे आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। 11 पे वैसे यूनिडेक, डोडेक, आइकोस और ट्राइकोन। ये 20 को आइकोस और 30 को ट्राइकोन, इनको छोड़ दीजिए। फिर सफिक्स में सेकेंडरी में सफिक्स और प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी कैसे? हम क्या बोलते हैं भैया? मीथेन, ये आया ना यहाँ पे एएनई, एएनई कहां से आया? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था। ऐसे यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड होता, जैसे कि मैं बात करूं CH2 की, तो यहाँ पे क्या बोलता मैं कि 2 कार्बन है, एक तो 2 कार्बन है तो इथ, और डबल बॉन्ड है तो इथीन बोलता है ना, इसे इथीन, है ना। ऐसे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो यहां से बस एक हाइड्रोजन और निकाल दो, ये हो गया इथाइन, है ना। और सेकेंडरी सफिक्स में आएंगे जितने भी फंक्शनल ग्रुप में हमारे, है ना। तो देख लेते हैं कौन कौन से। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे कि अल्कोहल, सिंबल क्या है उसका? OH, सफिक्स क्या लगाते हैं? ओल, OL ऑल। जैसे कि ये 1 कार्बन है तो मेथ, और OH लग गया तो मिथेनॉल, ठीक। ऐसे एल्डिहाइड में CHO, या फिर ऐसे बताते हैं यहाँ पे कि कार्बोनाइल ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा हो, ठीक। तो इसका सफिक्स क्या है? अल, AL, और CHO यानी कि 1 कार्बन है तो मीथेन, और CHO ये ग्रुप भी है तो मिथेनल, ठीक। ऐसे कीटोन में क्या होगा? एक कार्बोनिल ग्रुप होगा बस बीच में, और दोनों तरफ कार्बन जुड़े होंगे, है ना। तो इसका सफिक्स क्या है? ONE, ऑन, नॉट वन, ऑन, ठीक। और CH3 CO डबल ON, और ये तो क्या हो गए? प्रोपेनॉन, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है ना, 1 2 3, 3 पे क्या था? मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेनॉन, ठीक। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड में के कार्बोनिल ग्रुप से OH जुड़ा होगा, या फिर सीधा ऐसे भी लिख देते हैं COOH, तो इसको क्या सफिक्स लगाते हैं? ओइक एसिड, है ना। कुछ भी लगा के उसके पीछे क्या लगा दो? ओइक। जैसे कि ये 1 कार्बन है यहाँ पे तो मीथेन, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो मिथेनोइक एसिड, ठीक। ऐसे एसिड एनाइडाइड में क्या है कि केवल कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन फंसा हो, सिंपल, कि क्या होगा? कार्बोनिल ग्रुप के बीच में एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटका हुआ होगा दोनों तरफ से, है ना। तो कैसे नाम करेंगे इसका? कार्बोनिल ग्रुप है, बीच में ऑक्सीजन फंसा हुआ है, दोनों तरफ बराबर होंगे मैक्सिमम केस में, तो क्या होगा? 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड, कि दोनों तरफ क्या है? इथेनोइक एनहाइड्राइड, ऐसे नाम करते हैं इसका, ठीक। एस्टर में क्या होगा? COOR, इसको एक तरह से और भी लिख सकते हैं COOR, है ना, ऐसे। तो इसकी आईयूपीएसी और कॉमन दोनों ही जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। क्या लगाना है? बाई एल। आईयूपीएसी में O8 आ जाएगा, O8, और YL तो कॉमन है, लेकिन कॉमन नेम में ATE लग जाएगा। O8 और AT, खाली O का अंतर है दोनों में, ध्यान रखना। जैसे कि ये कंपाउंड देख लीजिए, यहां पे क्या होगा? मिथाइल और एसीटेट, ये हो गया ना एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, और इसी ये उसका कॉमन नेम है। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? मिथाइल इथेनॉल, 2 कार्बन है ना, तो इथेनॉइट, इथेनॉइट, मिथाइल इथेनॉइट, ठीक, क्लियर। एसिड हैलाइड में क्या होगा? यहाँ पे CO के साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, COCl मैक्सिमम केस में मिलता है, तो क्या होगा? ऑयल क्लोराइड, मैंने यहाँ पे क्लोरीन को कंसिडर करके लिखा है, ठीक, ऑयल क्लोराइड। जैसे कि इथेनॉइल, ये है ना, 2 कार्बन हो गए तो इथेनॉइल क्लोराइड। ऐसे ही एसिड अमाइड होगा, तो एसिड अमाइड में कार्बोनिल अमाइड में ध्यान रखना, कार्बोनिल ग्रुप से NH2 जुड़ा होगा, बस सिंपल सी बात है। क्या लगा देंगे? अमाइड, जैसे CH3CONH2, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? इथेनामाइड, ये तो इसका आईयूपीएसी होगा। कॉमन में क्या बोल सकते हैं इसको? एसिटामाइड, ठीक। आगे
ईथर, ईथर में क्या होगा ROR डैश, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे सेम भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे वाले के साथ हमेशा जाएगा ऑक्सी और लार्जर वाले के साथ एन, इन या आइन, ठीक है, मतलब जो भी एल्केन एल्कीन एल्काइन होगा, लेकिन छोटे वाले के साथ हमेशा ऑक्सी आएगा। जैसे अगर इसमें देखूं तो छोटा वाला पार्ट कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पे आएगा मिथॉक्सी और ये क्या बच गया, इथेन। क्लियर, मिथॉक्सी इथेन, है ना, छोटे वाले के साथ ऑक्सीजन आ गया और उधर, है ना। अच्छा, साइनाइड, साइनाइड में क्या है, CN जुड़ा हुआ है ना, सफिक्स क्या लगाते हैं, नाइट्राइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कार्बन इंक्लूड करना है, यहाँ पे एक दो कार्बन है, तो यहाँ पे इथेन लिया, इथेन नाइट्राइड, ठीक। और आइसोसाइनाइड में, आइसोसाइनाइड में NC नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इन दोनों में फर्क देख लेना, यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ होगा चेन से, यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, आइसोनाइट्राइड या आइसोसाइनाइड भी बोलते थे कई बार डायरेक्टली। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि कार्बन इंक्लूड नहीं करते, कार्बन को हम काउंट नहीं करते, हिंदी में लिख लो कोई बात नहीं, कार्बन इंक्लूड नहीं करते। रेड पेन से नोट डाल के लिख लीजिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइसोसाइनाइड में कार्बन इंक्लूड नहीं करते। यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इथाइल नहीं मिथाइल लिया है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक। ऐसे यहाँ पे नाइट्रो, NO2 नाइट्रो, तो नाइट्रोबेंजीन। नोमेनक्लेचर ऑफ द ब्रांच्ड चेन एल्केन्स, पहले हम सीखेंगे ब्रांच्ड चेन एल्केन्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। कुछ रूल्स हैं उसके, क्या कि पहला है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल मतलब, जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, इसमें नंबरिंग कहां से करनी चाहिए अपने को, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब इसमें अपने को देखना है लॉन्गेस्ट चेन कहां मिल रही है। लॉन्गेस्ट चेन देखिए, यहां बन रही है 8 की और यहां बन रही है 9 की, तो अपन इसको प्रेफर करेंगे, है ना, क्योंकि अपने को लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। अब ये तो पता चल गया कि लॉन्गेस्ट ये वाली है, लेकिन अब ये देखना है कि इनमें से और इनमें से प्रेफरेंस किसको दें, कि भाई यहां पे तो 1 2 पे आके मिथाइल आ रहा है और यहां पे 6 पे, किसको प्रेफरेंस देंगे, इसको। तो क्या लिखेंगे, 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉनेन, ठीक। सेकंड रूल क्या है, लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट सम रूल मतलब नंबरिंग करके देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, लॉन्गेस्ट चेन तो 8 की ही बन रही है। लेकिन ये देखिए कि यहां पे 8, 7 यहां पे और 4 यहां पे, ठीक, 7 + 4 कितना हुआ, 11। और यहां से देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां देखो तो 2 और 5, 2 और 5 कितना, 7। तो अपने को ये देखना है कि किसका सम जो है कम आ रहा है, तो अपन प्रेफर करेंगे 7 वाले को, यानी कि इसकी करेक्ट नंबरिंग होगी ये वाली। तो इसका नाम क्या होगा, 2 पे मिथाइल है, 3 पे इथाइल, 5 पे इथाइल है, तो 5 इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। अब बात आती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर की। अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे नंबरिंग तो इसकी कहां से होगी, देखो 1 2 3 4, पहला रूल देख लिया हमने लॉन्गेस्ट चेन का, लॉन्गेस्ट चेन इसकी 5 की बन रही है, 1 2 3 4 5 5 की बन रही है। अच्छा, अब इसमें देखना है कि एक तो मिथाइल है और एक इथाइल है। अच्छा, ऐसे करके देखें 1 2 3 4 5, यहां पे देखना 4 और 3 7 और इधर 2 और 3 5, यानी कि ये वाली डायरेक्शन अपनी करेक्ट है। तो यहां पे अपने को ये तो पता चल गया कि 2 पे तो मिथाइल है और 3 पे इथाइल है ना। तो अपन पहले किसको लिखें, हालांकि अपन लिख चुके हैं, लेकिन देखना क्या है, अल्फाबेट। अल्फाबेट जोन सा पहले आ रहा होगा, ई पहले आता है कि एम, ई पहले आता है ना। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल
पेंटेन। ठीक है, नोट कर लीजिए। हाँ जी, फोर्थ रूल क्या है कि नंबर आर सेपरेटेड बाय कोमा। जो दो नंबर होंगे ना वो कोमा से सेपरेट करेंगे अपन, और जो डैश या हाइफन है वो कहां यूज करना है, वर्ड या अल्फाबेट या फिर नंबर के बीच में। कोई नंबर है या अल्फाबेट, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश या हाइफन, और जो नंबर्स हैं जैसे 2 2 डाइमिथाइल, 2 और 2 के बीच में कॉमा आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसका देखें तो कहीं से भी कर लो नंबरिंग बराबर, ये 1 2 3 4 5। अब यहां पे देखो 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 ये कॉमा 4 डैश डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर। फिफ्थ रूल क्या है कि व्हेन अ कंपाउंड हैज मोर देन वन अल्काइल ग्रुप, क्या हो कि एक से ज्यादा अल्काइल ग्रुप हो, कि देन देयर नेम्स आर रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर बट द प्रीफिक्स्ड डाई ट्राई एटसेट्रा आर नॉट कंसीडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मान लीजिए कि एक से ज्यादा है, जैसे कि ये 2 मिथाइल हैं, तो जो डाई है, डाई का जो डी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैलकुलेट नहीं होगा, वो उसका केवल मिथाइल कैलकुलेट करेंगे अपन। कैसे, देखो यहां पे नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो क्या करें, 3 इथाइल और 4 मिथाइल। अच्छा, अगर देखा जाए तो 3 पे तो इथाइल है और 4 पे मिथाइल है, और अपन लिखेंगे कैसे इसको, 4 4 डाई मिथाइल। अब देखना ये है अपने को कि ई पहले आता है कि डी, पहले डी आता है, लेकिन अपने को लिखना नहीं है। यही तो ये रूल बताना चाह रहा है कि डाई ट्राई जितने भी प्रीफिक्स्ड हैं उनको अपने को कंसीडर नहीं करना है, नॉट कंसीडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3 इथाइल 4 3 इथाइल 4 4 डाई मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, ठीक। अब सिक्स्थ रूल क्या है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप एट इक्विवेलेंट पोजीशन, अलग अलग अल्काइल ग्रुप है लेकिन सेम पोजीशन पे है। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर लो, या 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखना, अगर इधर से नंबरिंग करूं तब भी इसको 3 मिल रहा है, अगर इधर से नंबरिंग करूं तब भी इसको 3 ही मिल रहा है। तो कैसे डिसाइड करें कि भाई किसको प्रेफरेंस दे, अपन प्रेफरेंस देंगे अल्फाबेटिकली, या कह सकते हो कि मोर बल्कि ग्रुप है ना। तो इसका नाम क्या, तो इसका नाम क्या होगा, 3 इथाइल 6 मिथाइल ऑक्टेन। क्लियर। तो नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन विद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कैसे कि अगर इस तरह के अपने को सवाल दे दी जाए, मॉलिक्यूल दे दी जाए, तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो नंबरिंग कहां से होगी, एक बार पॉज करके जरूर ट्राई करिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। तो नाम क्या रखें, 2 3 डाई मिथाइल 6th पे क्या है, अब इसकी अलग से नामिंग करनी पड़ेगी अपने को। 6th पे ब्रैकेट में डाल के क्या लिखना है, जो उसका नाम है, कैसे 1 2 3। तो 6th पे क्या है, 2 मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल। हाँ जी, इसको भी प्रोपाइल ही बोलेंगे क्योंकि वो भी सब्स्टिट्यूएंट में ही है, प्रोपाइल और डेकेन। क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें, इसमें नंबरिंग कहां से सही रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अब अपने को देखने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहां ज्यादा है,
यहां पे देखो इधर ज्यादा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे कि एक तो अपने को साफ साफ दिख गया कि 3 पे 2 मिथाइल है, तो 3 3 डाई मिथाइल, ये तो अपना पहला काम फिनिश। अब उसके बाद देखना है 5 पे क्या है, अगला नंबर डाल दो किसका, 5 का। 5 पे क्या है, 5 पे है 1 2 3 4, तो 2 पे क्या होगा, इथाइल, तो 5 पे 2 इथाइल, और ये हो गया ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल, और टोटल कितने का है, डेकेड। सिंपल, आसान है ना। चलिए यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन वही अगेन कि यहां पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, मतलब एक यहां पे पहले पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सिंपल। ठीक, अब इसमें क्या करें, अपने को एक दिख रहा है कि 2 पे क्या है, इथाइल, 2 पे इथाइल है और 4 पे इथाइल है। अच्छा, तो क्या करें, 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, और फिर 4 पे ही क्या है, 4 पे ये इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, 4 पे प्रोपाइल एंड हेप्टेन। साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स यहां पे अपने को यूज करना है प्रीफिक्स साइक्लो। ठीक, कैसे, जहां पे ये पॉइंट है ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो 3 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, प्रोपेन, बस तो साइक्लो लगा दो आगे, प्रोपेन तो इसका नाम था ही, साइक्लो और लगा दो बस। ये यहां पे देखना 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, पेंटेन तो है लेकिन साइक्लो, यहां पे 6 हो गए, 6, तो साइक्लो हेक्सेन। क्लियर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नंबरिंग, अल्फाबेटिकली ऑर्डर कैसे कि अपने को पता है यहां पे 1 कार्बन 1 कार्बन ये 1 कार्बन ये, यानी कि नंबरिंग होगी कुछ इस तरह से, यानी कि मेरे को ये पता है कि 1 पे तो मिथाइल है और 3 पे इथाइल है। अब मुझे बताओगे कि ई पहले आता है कि एम, ई पहले आता है, तो क्या करेंगे, 3 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, सिंपल। हमने ये नहीं लिखना 1 मिथाइल 3 इथाइल, नहीं, अल्फाबेटिकली देखना है, ई पहले की एम तो पहले ई, तो ई पहले लिखते हैं। मोर ब्रांच्ड गेट लोअर नंबर, जिसकी मोर ब्रांच्ड कार्बन, मोर ब्रांच्ड कार्बन गेट लोअर नंबर, यानी कि अब इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से कंपेयर करूं तो इसके पास तो 2 ब्रांच है, इसके पास एक ही है, यहां पे एक ही तो कार्बन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, जबकि ये यहां देखें तो ये यहां पे एक कार्बन ये यहां पे जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, इसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, 1 2 3, तो 1 1 डाई मिथाइल, गड़बड़ कर गए, कैसे कि एक तो 1 1 डाई मिथाइल है और फिर 3 पे इथाइल है, तो ई पहले आता है कि डी, कान पे मारूंगा नहीं, डी हमने ये रूल बताया हुआ है कि डी को कंसीडर नहीं करते, तो डी नहीं हम एम से कंपेयर करेंगे, तो एम पहले आता है कि ई पहले आता है, तो क्या करेंगे यहां पे 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। क्लियर, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप,
अच्छा, फंक्शनल ग्रुप जब सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट में आता है या उसको प्रेफरेंस कम मिलती है तो हम उसका सफिक्स नहीं प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स मतलब जब पहले आता है, तो हेलाइड का हेलो, एल्कोहल का हाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड का फॉर्माइल और ऑक्सो, कीटोन का ऑक्सो, नाइट्राइल का साइनो, ईथर का एल्कोक्सी, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सी, एस्टर का एल्कोक्सी कार्बोनिल, एसाइल हैलाइड का हेलो कार्बोनिल और अमाइंस का अमीनो और अमाइड का कार्बोमोइल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत कम यूज होता है। ठीक, हाँ जी। पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करनी है? जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। देखो वैसे तो 1 2 3 4 5 6 की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन का रूल यहां फेल करता है। कैसे कि 1 2 3 4 5, अब ये लॉन्गेस्ट चेन मानी जाएगी क्योंकि उसमें अपने को फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा? 2 इथाइल पेंटेनॉल। सिंपल, ठीक है। दूसरा, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। नंबरिंग कैसे करोगे पेरेंट चेन की? भाई अपने को दिख रहा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, अपन शुरुआत से ऐसा करता आ रहे हैं कि इसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं, ज्यादा प्रेफरेंस इसको देते हैं, लेकिन अब यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो अपन प्रेफरेंस ज्यादा इसको देंगे। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नाम क्या होगा इसका? सिंपल है, 5 मिथाइल और हेक्सेनॉन। क्लियर? अब अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, इसका एग्जांपल मैं भी दूंगा। अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या करें? इस प्रेफरेंस ऑर्डर को याद कर ले, वरना गाड़ी आगे चलेगी नहीं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड COH SO3H, उसके बाद COR COCl CONH2 CN, एल्डिहाइड कीटोन, एल्कोहल, अमाइन, डबल बॉन्ड। ये ध्यान रखना कि हमेशा डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, एक चीज नोट करके लिख लीजिए कि हेलो जो भी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो या नाइट्रोसो NO जिसको बोलते हैं, नाइट्रो NO2 एल्कोक्सी OR, R एल्काइल ग्रुप है, C6H5 फिनाइल ग्रुप है, ये हमेशा सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे हमेशा। अगर वहां पे फिनोल आ गया, मतलब बेंजीन आ गया, तो उसको हमेशा फिनाइल लेना पड़ेगा। आर कहीं पे आ रहा है साइड चेन में तो एल्काइल या फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, इस तरह से। ठीक, अच्छा कुछ एग्जांपल है यहां पे देख के बताइए, मुझे इसका नाम बताइए। इन 4 सवालों को, इन नोमेनक्लेचर के, ट्राई कीजिए आप पॉज करके वीडियो एक बार। कर लिया? चलिए भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो 1 2 3 4 5। अब ये सब्स्टिट्यूएंट में आया, इसको प्रेफरेंस कब मिली है, अब इसका प्रीफिक्स यूज होगा। कैसे कि 4 हाइड्रोक्सी, हाँ जी हाइड्रोक्सी, और पेंटेनोइक एसिड। सिंपल, समझ में आया कहां पे प्रीफिक्स यूज करना है? जैसे यहां पे देखो कीटोन और अल्कोहल, याद हो कीटोन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, उस प्रेफरेंस को याद कर लेना भैया। तो क्या नाम होगा इसका? 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ऑन। क्लियर? ऐसे यहां पे डबल बॉन्ड को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देगी, तो 1 2 3, तो क्या करें? 3 ब्रोमो प्रॉप 1 इन। ठीक, इसमें देखें एल्डिहाइड को कार्बोक्स सबसे ज्यादा, तो कार्बोक्सिलिक को ही है भैया। ठीक, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 4 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड। क्लियर? फोर्थ रूल क्या कहता है
कि मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेम टाइप। देखो यहां पे OH OH दो है, यहां पे तो कुछ नहीं है, यहां पे देखो एल्डिहाइड एल्डिहाइड दो है, तो क्या करें 1 2 सिंपल नंबरिंग, दो पे है तो इथाइल सॉरी इथेन, तो इथेन 1 2 डाई, और ये डाई और ट्राई यूज करना है, ठीक है। जैसे जैसे यहां पे देखना 1 1 2 3 4 5 यही होगा, तो क्या करें पेंटेन 1 5 डाई अल, क्लियर। अब नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन कंपाउंड्स, बेंजीन कंपाउंड्स में मोनो सब्स्टिट्यूटेड, भाई एक ही सब्स्टिट्यूटेड है कहीं पर भी, इसका नाम क्या होगा आईपीएसी मिथाइल बेंजीन। इसका एक कॉमन नेम बहुत फेमस है टॉलिन, क्लियर। इनका मिथॉक्सी मिथॉक्सी बेंजीन, और एक और नाम है इनका एनाइजोल, ठीक। इसको क्या बोलेंगे अमीनो बेंजीन, ठीक। इसका भी एक कॉमन नेम है बहुत फेमस है, वो भी 14th चैप्टर में आएगा आपके अमाइंस में, एनिलीन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे वहां पे हम। इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो सीधा नाइट्रोबेंजीन, और इनको ब्रोमोबेंजीन, ठीक। अब बात आती है डाई सब्स्टिट्यूटेड। डाई सब्स्टिट्यूटेड के लिए अपने को थोड़ी सी जानकारी और चाहिए, क्या कि मान लिया ये बेंजीन है, ठीक, और यहां पे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग तीन पोजीशन यहां पे बन सकती हैं, एक तो ऑर्थो, मेटा और पैरा। कौन कौन सी हैं, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये अगेन मेटा, ये अगेन ऑर्थो, क्लियर। तो 1 2 फॉर्म में यानी कि ऑर्थो फॉर्म बन रही होगी, भाई अगर इसको मैं ग्रुप मानूं तो ये ऑर्थो, इसको ग्रुप मानूं तो ये ऑर्थो, क्लियर। तो यहां पे इसका नाम क्या होगा 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। यहां पे 1 3 पे मेटा रहेगा ना, 1 3 डाई, यहां पर भी डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक। अब ट्राई और उससे ज्यादा, ट्राई और हायर, यहां देखें नंबरिंग किसको करेंगे क्लोरो और फिर नाइट्रो, ठीक। तो इसका नाम क्या होगा 1 क्लोरो 2 3 2 4, 3 नहीं 4 आएगा ना यहां पे, 4 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन, यहां पे 1 2 3 4, क्लियर। क्या होगा 3 ब्रोमो 4, अब यहां पे OH को फिर से प्रीफिक्स में यूज करेंगे, 4 हाइड्रोक्सी और बेंजेनोइक एसिड, क्लियर। आइसोमर क्या होते हैं, आइसो का मतलब सेम, मर मतलब मॉलिक्यूल, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल और स्टीरियो अरेंजमेंट। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट हो या स्टीरियो, स्टीरियो मतलब 3D में कोई भी अरेंजमेंट उसकी डिफरेंट हो। दो तरह के होते हैं मेनली, एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमर और एक स्टीरियो आइसोमर। यहां पे क्लियर हो गया होगा, है ना, स्ट्रक्चर और स्टीरियो। स्ट्रक्चर आइसोमर में कौन कौन से हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट टोटो। तो चलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स मींस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। यहां पे केवल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, ठीक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। उसी का एक पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल मेनली कौन से होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आप अगर पहला लेक्चर देख के आए हो तो जानते होंगे, नहीं देखे तो आप सर्च कर सकते हैं, भोकाल एजुकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1।
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में सेम रहेगा, सेम पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट, उनकी भी सेम रहेगी पोजीशन जो है, बट डिफरेंट चेन लेंथ डिफरेंट होगी, या साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ के आ चुके हैं, एन आइसो एंड नियो, है ना, एन स्ट्रेट चेन बताता है, ये सेकंड और सेकंड लास्ट पे कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ पे सेकंड और सेकंड लास्ट पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हो, है ना। अच्छा, ये बेस्ट एग्जांपल एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, है ना, ये कैसे हैं, चेन आइसोमर है। यहां पे चेन कितने की बन रही है, 1 2 3 4 की, यहां पे 1 2 3 है, 4 ही कार्बन है, ब्यूटेन ही, लेकिन ये एन ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। यहां पे देखो, यहां पे इस कार्बन से इस कार्बन पे इथाइल जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पे 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, इस बात का मतलब ये था। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए इस बात को कि कार्बन कंटेन फंक्शनल ग्रुप हैविंग मोनोवैलेंसी। भाई जो कार्बन कंटेन कर रहा है फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, हैविंग जिसके पास मोनोवैलेंसी है, ऑलवेज फॉर्म्ड चेन आइसोमर, वो हमेशा क्या बनाएंगे, चेन आइसोमर बनाएंगे। ऐसे ही चेन आइसोमर कैन नेवर बी द पोजीशन आइसोमर, जो चेन आइसोमर है वो कभी भी पोजीशन आइसोमर नहीं हो सकता। और इसी छोटी छोटी बातों पे वहां से क्वेश्चन दे देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक, सेकंड कौन सा है, पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर की सेम कहानी, बस थोड़ा सा फर्क है कि क्या सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सेम चेन लेंथ, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। बस यहां पे ध्यान रखना कि डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कि यहां पे देखना 1 2 3 4 5, यहां पर भी 1 2 3 4 5 सेम है, बस क्या है, यहां पे 2 पे मिथाइल था, यहां पे 3, अगर आईपीएसी करेंगे तो इसका क्या आएगा, देखना कि 2 मिथाइल पेंटेन, और इसका आएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो यहां पे क्या हुआ, मिथाइल की जो पोजीशन थी, सब्स्टिट्यूएंट की जो पोजीशन थी वही तो डिफरेंट हुई है, बाकी तो पूरा सेम। देखो इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, वैसा ही यहां पर भी वही है, 1 2 3 3 की बनेगी चेन, यहां पे 3 3 डाइमिथाइल होगा, सॉरी 1 1 डाइमिथाइल, और यहां पे 1 2 डाइमिथाइल। ठीक, ऐसे यहां पे 1 2 1 3 या 1 4, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा पे है, ये भी कैसे हैं, पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर। तीसरा है रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर मतलब चेन और रिंग के बीच में, है ना, ये एल्केन में हो सकता है, एल्कीन, साइक्लोएल्कीन, एल्काइन, साइक्लोएल्केन सभी में हो सकता है, इन सब में। कैसे देखना, ये C5H10 है, C5H10 देखना, यहां पर भी C5H10 है, यहां पर भी, 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 दीज आर ऑल रिंग चेन आइसोमरिज्म। यहां पर चेन है, कहीं पे रिंग है, कहीं पे डिफरेंट चेन है, कहीं पे डिफरेंट रिंग है। ठीक, तो ये किस में आ गए, रिंग चेन आइसोमर में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बुक में तो दिया भी नहीं होता। फिर है फंक्शनल आइसोमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कुछ पार्ट्स चलेंगे भी। फंक्शनल आइसोमर मतलब सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहां पे ध्यान देना कि डिफरेंट क्या है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। कैसे, जैसे मैं बात करूं अल्कोहल और ईथर की, अल्कोहल और ईथर का अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, एल्केन प्लस O। एल्केन का जो फॉर्मूला यानी कि ये वाला फॉर्मूला, और इसमें प्लस एक ऑक्सीजन और जोड़ दो तो एक इसका हो जाता है अल्कोहल एंड ईथर का। तो यहां पे देखना ये अल्कोहल है, यहां पे देखना C2H6O है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहां पे देखो ये ईथर है, ये दिख रहा होगा, ये R, ये O, ये R डैश, तो ये क्या है ईथर और ये क्या है अल्कोहल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमर। ऐसे यहां पे देखना ये अल्कोहल है, ये ईथर है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कौन सा होगा, फंक्शनल आइसोमर। ठीक, नोट कर लीजिए। फंक्शनल ग्रुप में आगे चलते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि एल्कीन प्लस ऑक्सीजन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड ईथर, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर, इनमें यह एप्लीकेबल है। यहां देख लीजिए, डबल बॉन्ड एल्डिहाइड, डबल बॉन्ड एल्डिहाइड, साइक्लिक। ठीक, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर में है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा होगा, ये कार्बोनिल ग्रुप, और यहां पे ये बन गया एस्टर। ठीक, यहां पे देखना दोनों के
फॉर्मूले सेम है बट फंक्शन ग्रुप अलग अलग है। यही कहानी है अमाइड और ऑक्साइन में। अमाइड में देखना कार्बोनिल ग्रुप के साथ अमाइन जुड़ा हुआ है तो ये अमाइड बन गया, और यहां पे ऑक्साइन, इसको बोलते हैं ऑक्साइन। ठीक, चलते हैं फंक्शनल ग्रुप में अमाइंस और साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। अमाइंस में जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जैसे हम कार्बन के केस में करते थे कि यहाँ पे नाइट्रोजन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी, यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी, यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं तो टर्शियरी। ठीक, ये भी किस में आते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स में। ऐसे ही साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, CN एंड NC, ये पहले ही आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बात आती है मेटामर्स की। मेटामर्स क्या होते हैं? इन मेटामरिज्म डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स ऑन द बोथ साइड ऑफ बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज मेटामरिज्म। क्या होगा? जो जैसे कि ये बाइवेलेंट हैं, ये जो बाइवेलेंट का मतलब जो 2 से जुड़ सकते हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले एस्टर, ये अमाइड, है ना, ये वाले केवल यही मेटामरिज्म शो कर सकते हैं कि एक बार तो ये यहां पे जुड़ जाएंगे, एक बार कहीं और जुड़ जाएंगे, इस तरह से। तो इसको क्या बोलेंगे? मेटामरिज्म। कहां पे? जहां पे बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो मेटामरिज्म के अंदर, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मेटामर्स। क्लियर? चलते हैं टोटोमेरिज्म की तरफ कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर वेयर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल आर इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ एसिड हाइड्रोजन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उसे हम क्या बोलेंगे? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या है? जस्ट 2 मॉलिक्यूल एक अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से, माइग्रेशन से वो इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो रहे हैं, है ना, दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है ना, उसे हम क्या बोल रहे हैं? टोटोमेरिज्म। तो एक तो होता है 1-2 माइग्रेशन, जैसे कि जो कि साइनाइड और एसिनाइड में मिलता है ना, 1-2 माइग्रेशन। अच्छा, 1-3 माइग्रेशन, ट्रायड सिस्टम इसको बोलते हैं। यहाँ पे डायड था, यहाँ पे ट्रायड ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज। ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि जो हम अल्फा कार्बन को माइग्रेट करवा रहे हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए एंड एटम टेक प्लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वाले से ज्यादा वाले की तरफ जाएगा। Because of tendency to attract an atom of an electronegative element is more than less electronegative element. Clear? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखना, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे मूव कर रहा है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये OH, ये किस में आ गया? टोटोमेरिज्म में। ऐसे ही एक एग्जांपल बहुत फेमस है नाइट्रो एसी का। तो यहाँ पे ये अल्फा हाइड्रोजन माइग्रेट हुआ, यहाँ चला गया, ये क्या बन गया? एसी। ये क्या था? नाइट्रो, नाइट्रो एसी टोटोमेरिज्म। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर है नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से। ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कि कार्बन तो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पहला फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो इस वजह से यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो दैट्स व्हाई द हाइड्रोजन आयन माइग्रेट। क्लियर? टोटोमेरिज्म में आगे नाइट्रो ऑक्साइन टोटोमेरिज्म। ये नाइट्रो, ये ऑक्साइन, इसे बोलते हैं ऑक्साइन। नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड और OH जुड़ा हो, है ना, NO। और ये है नाइट्रोसो, NO को बोलते हैं नाइट्रोसो। तो नाइट्रोसो ऑक्साइन का टोटोमेरिज्म शो होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। एंट्रेंस में यहां से क्वेश्चन उठाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ये बहुत ही थोड़ा सा दिया हुआ है, कई बच्चों को मिलता भी नहीं है ना। तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में क्या है कि एक तो कीटो ग्रुप है, अपने को दिख रहा है ये कीटो ग्रुप है, और ये क्या? इनोल। इनोल कहां से निकला है? इन मतलब डबल बॉन्ड और ओल मतलब अल्कोहल, इनोल। तो कीटो इन ऑल टोटोमेरिज्म कैसे हो रहा है भैया? ये हो रहा है ये इस अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी के कारण। ये होगा अल्फा कार्बन, ये होगा अल्फा हाइड्रोजन। कैसे होता है देखते हैं मैकेनिज्म इसकी। अगर बेसिक मीडियम हो तो लेस हिंडर्ड, जो कम छुपा हुआ है उसको यूज करेगा। किसके लिए? टोटोमेरिज्म के लिए। जैसे यहां पे देखना, यहां पे लेस हिंडर्ड जाएगा तो यहां पे देखना, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां से ये किस पर अटैक करेगा? ये इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। अटैक करके यहां से क्या निकलेगा? H2O। और ये क्या है? वेरी स्लो स्टेप है, या कहें रेट डिटर्मिनेशन स्टेप है। क्या है ये? रेट डिटर्मिनेशन
स्टेप। रेट डिटर्मिनेशन स्टेप क्या होता है? अगर आप चैप्टर 4th 12th का पढ़ के आए हो केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पे अपन रेट निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो इस स्लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्लो वाली रिएक्शन होती है ना, उसी से निकाल पाते हैं रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। तो ये क्या है? रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। यहां से H2O निकला, ये फिर कुछ इस तरह से, यहां से तो हाइड्रोजन निकल गया H2O। अब ये लोन पेयर इधर जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा और यहां पे लोन पेयर, ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ, हमने फिर से वाटर दिया बाहर से, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया और डबल बॉन्ड वही रहा, तो क्या बन गया ये इनोल। तो कीटो से ये क्या था, कीटो, कीटो से इनोल बन गया। अच्छा, वही कहानी अगर एसिडिक मीडियम में हो तो क्या होगा, यहां पे लेस हिंडर्ड, हिंडर्ड मतलब छुपा हुआ, ध्यान रखना, हिंडर्ड का मतलब क्या है, छुपा हुआ। ठीक, तो यहां पे क्या है, मोर हिंडर्ड, मोर हिंडर्ड, जैसे यहां पे अल्फा हाइड्रोजन ये निकाल लिया यहां से सीधा ही, है ना, ये एसिडिक मीडियम में, तो यहां पे इसने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन H प्लस एक्सेप्ट किया और जब यहां से H प्लस निकाला तो यहां पे डबल बॉन्ड शिफ्ट किया और शिफ्ट करके यहां पे क्या बना लिया, इनोल फॉर्म। ठीक, यहां पे क्या किया, अल्फा हाइड्रोजन ने शिफ्ट किया और यहां से क्या बना ली, कीटो फॉर्म, इनोल फॉर्म। कीटो से क्या बना लिया, कीटो से इनोल। क्लियर? तो बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। स्टेबिलिटी कैसे, कि इनोल फॉर्म इज लेस स्टेबल देन कीटो फॉर्म। कितना, 10 की पावर -4%, इतना ही बन पाता है ये इनोल। क्यों स्टेबल, लेस स्टेबल क्यों है, क्योंकि जो कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किससे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से या कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। दैट्स व्हाई इनोल फॉर्म इज वेरी 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 लेस स्टेबल देन कीटो फॉर्म। क्लियर? अच्छा, इस केस में थोड़ा एक्सेप्शन है, यहां पे लिख लीजिए, रीजन बताता हूं क्यों। यहां पे तो ये बहुत अच्छे से इनोल फॉर्म जो है अच्छे से यहां पे बन पा रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू कार्बन ऑक्सीजन फ्री रोटेशन। यहां पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की फ्री रोटेशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैरोज एंट्रोपी। गैरो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताई थी गैरोज एंट्रोपी। तो यहां पे इनकी जो है स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और किस केस में, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं। यहां पे जब फिनॉल बन रहा है, फिनॉल में यहां पे क्या हो रहा है, मेन बात कि नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई यहां पे इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। ये दो ही केस हैं बस, ऐसे नोट करके लिख लीजिए कि इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट मतलब कि जो पोलर एप्रोटिक प्रोटॉन रिलीज ना करे, है ना, जो पोलर एप्रोटिक जो प्रोटॉन रिलीज ना करे, बेसिकली जो प्रोटॉन रिलीज ना करे। वेयर इज एक्वस मीडियम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज प्रेजेंट एंड इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। क्या होगा वहां पे, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो वहां पे इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिससे कि वो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। क्लियर? जिनको समझ में आ गई बहुत बढ़िया, जिनको नहीं समझ में आई वीडियो को रिवाइंड करके एक बार और देख लीजिए। नोट डाल के लिख लीजिए कि इन क्वानोनिक सिस्टम टोटोमराइजेशन नॉट पॉसिबल। भैया यहाँ पे कहाँ आएगा, हर जगह डबल बॉन्ड है, कहां शिफ्ट करे डबल बॉन्ड, तो क्वानोनिक सिस्टम में टोटोमरिज्म शो नहीं करेगा। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट, ब्रिज हेड कार्बन हाइड्रोजन नेवर टेक पार्ट इन टोटोमरिज्म। ब्रिज हेड कार्बन मतलब जो फंसा हुआ है भैया, ये 1 2 3, ये कार्बन 1 2 3 जो फंसा हुआ है और एक हाइड्रोजन। अब इसको ये छोड़ नहीं सकता, जो हाइड्रोजन है इस कार्बन को नहीं छोड़ सकता। तो ये जो ब्रिज हेड कार्बन है ये कभी भी टोटोमेरिज्म में शो नहीं करेगा। इस तरह का मॉलिक्यूल बना के दे देंगे, बोलो टोटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कहीं वो ब्रिज हेड कार्बन तो नहीं है। कौन सा जाएगा, जो ब्रिज हेड कार्बन नहीं है, यानी कि ये वाला। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ इधर को, ये डबल बॉन्ड यहां गया और यहाँ पे इनोल बन गया। क्लियर? अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म डिपेंड करती है किस किस पे, एरोमेटिसिटी पे, कार्बन डबल बॉन्ड पे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अगर कीटोन फॉर्म या कार्बन डबल बॉन्ड आर फॉर्म्ड बने हुए हैं, और इंट्रामोलिकुलर। अच्छा, आपने केमिकल बॉन्डिंग में इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर के बीच में डिफरेंस तो पता लगा लिया होगा।
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो मॉलिक्यूल के बीच या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सेम मॉलिक्यूल के बीच, है ना। तो यहां पे स्टेबलाइज कौन कर रहा है इनर फॉर्म को? इंट्रामोलिकुलर, नॉट इंटरमोलिकुलर। क्लियर? तो इफ कार्बन डबल बॉन्ड, नोट 5 क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड ग्रुप इज प्रेजेंट एडजेसेंट टू द कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप। क्या बोल रहा है कि अगर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है किसी कार्बन के एडजेसेंट में कंटेनिंग, जिसके पास पहले से OH ग्रुप है, कि देन विल बी इंटरचेंज ड्यू टू टॉटोमेरिज्म। ये जस्ट अभी एक एग्जांपल समझ। अब देखिए कि यहां पे क्या बोला था? कार्बन डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट एडिशन टू कार्बन कंटेनिंग OH। भाई ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है साथ वाले कार्बन के पास जिसके पास OH ग्रुप है, तो क्या होगा? देन देयर विल बी इंटरचेंज ड्यू टू टॉटोमेरिज्म। तो ये इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे इस कार्बन पे OH था, यहां पे क्या हुआ? यहां पे अल्फा हाइड्रोजन मूव किया, इधर आ गया, तो यहां पे क्या हुआ? दो लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। एक चीज और कि रिपल्शन ऑर्डर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपल्शन ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर के बीच में, फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक? तो यहां पे रिपल्शन होगा तो यहां पे या तो इस फॉर्म में आएगा या इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। ठीक है? तो यहां पे इंटरचेंज हो रहे हैं दोनों के फंक्शन ग्रुप। क्लियर है? कॉन्फिगरेशनल आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर सबसे पहले क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अलोंग पाई बॉन्ड। मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, आपको पता होगा कि डबल बॉन्ड में एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई। क्लियर? तो डबल बॉन्ड होगा तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल गेट फिक्स्ड in these molecules having a rigid geometry, different arrangement of atom or group of atom leads to geometrical isomerism। नहीं समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहा है, या मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर हम रोटेट करना चाहें तो वहां पर रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा। भाई अगर मैं सोचूं कि मैं इस तरह से दो बॉन्ड है और मैं इसको रोटेट करना चाहूं तो यहां पे अड़चन आएगी, तो यहां पे रेस्ट्रिक्शन है। तो क्या होगा? इस वाले कार्बन वाले के साथ तो जो इधर वाले ग्रुप होंगे वो रोटेट कर सकते हैं, इस वाले कार्बन के साथ जो इधर वाले मॉलिक्यूल होंगे वो रोटेट कर सकते हैं। इसका मतलब कि यहां पे रेस्ट्रिक्शन है एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल गेट फिक्स हो जाती है, एंड इन दिस मॉलिक्यूल हैविंग अ रिजिड ज्योमेट्रिकल डिफरेंट अरेंजमेंट। तो उनके पास एक रिजिड अरेंजमेंट आ जाती है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम लीड्स टू ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मेनली दो तरह के होते हैं, कौन से? सिस और ट्रांस। ठीक? मेनली कहां मिलेंगे? एल्कीन्स में। डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड कहां मिलता है? एल्कीन्स में। तो एल्कीन्स में क्या होगा? रिस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन ड्यू टू पाई बॉन्ड। रीजन तो यही है कि इस एल्कीन्स में क्यों मिल रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड से रोटेशन नहीं हो पाएगा। अब सिस और ट्रांस में क्या डिफरेंस है या कैसे पता लगाएं? कि अगर सेम साइड हैं, अगर दो फंक्शनल ग्रुप सेम साइड हैं और मेल खा रहे हैं तो वो होगा सिस, और ट्रांस में डिफरेंट। देख लो, ए यहां पे तो दूसरा ए यहां पे, कहीं से भी मेल नहीं खा रहा है, ना इधर से ना इधर से। बी में देखना, बी यहां पे इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। यानी कि इफ सेम एटम आर ऑन सेम साइड, सेम एटम आर ऑन सेम साइड, अगर मैं इसको इस नजर से देखूं यहां से, तो देखना ये एक साइड, ये दूसरी साइड, यहां पे सेम एटम आ गए, इधर सेम एटम आ गए, लेकिन यहां पे चाहे ऐसे देख लूं चाहे ऐसे देख लूं, किसी तरफ से सेम नहीं आ रहे, ना इधर सेम आ रहे ना इधर सेम आ रहे, है ना। और इफ सेम एटम आर ऑन डिफरेंट साइड तो उसको हम क्या बोल देंगे? ट्रांस। ये भाई किसी मॉलिक्यूल की ट्रांसफॉर्म। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये सिस्के कैसे हैं ये? क्योंकि यहां पे CH3 और CH3 दोनों सेम तरफ है। ये ट्रांस कैसे है? क्योंकि यहां पे CH3 HH दोनों अलग हैं। मेरे ख्याल से सिस और ट्रांस आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज और जान लेते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर, है ना, इसके बारे में अभी बात करेंगे
कि यहाँ पे जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे स्टीरियोजेनिक सेंटर कैसे कहते हैं या कैसे पता लगाते हैं। पहले कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सिस की और ट्रांस की। भाई सिस में क्या होगा, सिस में दो मॉलिक्यूल एक तरफ को जा रहे होंगे, दो मॉलिक्यूल एक तरफ को जा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट है वो फिक्स नहीं हो सकता। मान लो कि ये डोनेटिंग है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, डोनेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये डोनेट करेंगे तो इस तरफ एरो आएगा, और ये कुछ कम कर पा रहे होंगे या इनके बराबर तो नहीं कर पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ खिंचाव रहेगा, कुछ ना कुछ डाइपोल रहेगा। यहाँ पे जितना ये खींच रहा है उतना ये, या जितना ये रिलीज कर रहा है उतना ये, जितना ये और उतना ही दूसरा वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट हमारा जीरो होगा। अच्छा, ये पोलर है, साफ सी बात है, अगर मैं इसको प्लस मान लूं और इसको माइनस मान लूं तो ये प्लस पूरा, ये माइनस इधर। अगर यहां ऐसा होगा तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, पोलर तो ये पोलर है, ये नॉन पोलर, पोलर तो रहा नहीं, वहां पे तो कैंसिल हो रहा है। अच्छा, ये लेस स्टेबल है भैया, जिसका डाइपोल मोमेंट स्थिर नहीं है, जो ऊपर नीचे को भाग रहा है, खिंचाव है, टेंशन में है, तो वो स्टेबल कैसे हो सकता है। बल्कि यहाँ पे सही है, यहाँ पे बैलेंस कर पा रहा है एक दूसरे को, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बता दूं मैं आपको क्या होता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को हम जब H+ दे रहे हैं तो वो कितनी हीट रिलीज कर रहा है। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन लेने के बाद कितनी हीट वो रिलीज कर रहा है। तो जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा वो उतनी ज्यादा हीट रिलीज करेगा, ये बात तो मानते हो। अब ज्यादा अनस्टेबल कौन, लेस स्टेबल यानी कि मोर अनस्टेबल, यानी कि मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये ज्यादा स्टेबल है तो यानी कि लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर। स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में बात करते हैं कि सेंटर अराउंड विच कैन चेंजिंग ऑफ पोजीशन ऑफ ग्रुप of atoms and new isomers is formed. It में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और एक कायरल कार्बन। ध्यान रखना यहाँ पे कायरल कार्बन जो आप स्कूल में पढ़ के आए हो, क्या बोलते हैं भैया, विच हैव ऑल डिफरेंट 4 ग्रुप्स, कायरल कार्बन, है ना। उसी को अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर जान लेते क्या होता है कि ऐसा सेंटर जहां से चेंज कर सकें पोजीशन ऑफ ग्रुप्स या ग्रुप ऑफ एटम्स की, जिससे कि नया आइसोमर हम बना सकें। फिर से कि ऐसा सेंटर जिसके अराउंड हम चेंज कर सकें पोजीशन ऑफ ग्रुप एंड ग्रुप ऑफ एटम, जहां पे हम न्यू आइसोमर फॉर्म कर सकें। क्लियर। ये कहां हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में, या फिर कायरल कार्बन में। कायरल कार्बन में जहां पे डिफरेंट 4 ग्रुप्स हों, एंड दैट इज कैन बी कायरल कार्बन तो sp3 भी हाइब्रिडाइज हो सकता है, sp2 भी हो सकता है ना। डबल बॉन्ड की यहाँ पे कुछ खास रिस्ट्रिक्शन है नहीं। क्लियर। हाँ जी, नोट करके लिख लीजिए एक बात कि 8 मेंबर्ड रिंग और लार्जर रिंग शो GI ड्यू टू पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर्ड रिंग है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ है और हाइड्रोजन की आप देख पा रहे हो पोजीशन क्या है, ये इसकी हो गई सिस फॉर्म और ये इसकी हो गई ट्रांसफॉर्म। एक सेकंड में लिखना भूल गया, ये क्या है, इसकी सिस फॉर्म है और ये इसकी ट्रांसफॉर्म है। क्लियर। अच्छा, अब पढ़ते हैं कुछ E एंड Z नोमेनक्लेचर। E फॉर इजेन टेंजन ऑपोजिट एंड Z फॉर जूसामन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेम। तो इसके लिए अपने को जरूरत पड़ेगी CIP रूल की, है ना। CIP रूल क्या है, कैल्न, इंगोल्ड, प्रीलॉ, ये 3 साइंटिस्ट ने मिलकर एक रूल स्टेबलाइज किया था, उसे पढ़ते हैं। क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, सबसे पहले कि हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी, जिसका जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतनी उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। जैसे कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे ऊपर आता है ग्रुप में, भाई फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो सबसे कम प्रायोरिटी फ्लोरीन को और सबसे ज्यादा आयोडीन को। फिर फॉर द आइसोटोप हायर द एटॉमिक नंबर आर मोर एटॉमिक मास,
मोर इज द प्रायोरिटी। आइसोटोप्स में भी हम पढ़ते हैं जैसे 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्रिटियम। तो उसमें अगर अपने को आइसोटोप में कंपेयर करना हो तो जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, है ना। और तीसरा क्या है, इफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सेम, अगर पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम है तो उसको जस्ट कंपेयर कर लीजिए नेक्स्ट एलिमेंट से, तो वहां पर ये मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट दैट इट इज अज्यूम्ड दैट द एटम आर जॉइंड विद ईच अदर थ्राइस और ट्वाइस। मतलब कहीं पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हम ये मान के चलेंगे कि जहां डबल बॉन्ड है तो वो एटम उनसे 2 बार जुड़ा हुआ है, और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा वहां पे हम ये समझेंगे कि वो ही एटम उससे 3 बार जुड़ा हुआ है। ठीक, जैसे यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड दिखा रखा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और ये ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। क्लियर? ऐसे ही यहां पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में देखना ये कार्बन 1 2 3 नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन देखना 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन देखना 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो है प्रेफरेंस अपने को ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा देनी है, और पूरी ऑर्गेनिक में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती हो डबल बॉन्ड से, बट सीआईपी रूल में ऐसा है। सीआईपी रूल में क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है बजाय डबल बॉन्ड के। क्लियर? अच्छा, पांचवा क्या है कि लोन पेयर एक्ट एज डिफरेंट ग्रुप। अगर वहां पे लोन पेयर है तो वो एक अलग ग्रुप की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, वो अभी कुछ ही देर में बताऊंगा, सिन और एंटी। सिक्स्थ क्या है कि हायर द प्रायोरिटी सेम साइड, ज्यादा प्रायोरिटी सेम साइड रहेंगी तो Z नोमेनक्लेचर देंगे, अगर हायर प्रायोरिटी डिफरेंट साइड है तो E नोमेनक्लेचर देंगे। तो कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं जिससे अपने को समझ में आए कि कहानी थी क्या। अच्छा, आयोडीन और ब्रोमीन में से किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? आयोडीन को, तो पहला आयोडीन, दूसरा ब्रोमीन। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाइए, फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? क्लोरीन को, तो 1 और 2। अब अपने को ये दिख रहा है कि 2 2 एक तरफ है, 1 1 एक तरफ है, और मैंने अभी बताया कि जो सेम साइड है उसको Z नोमेनक्लेचर देना है, तो ये किस टाइप का हो गया? Z टाइप का। बोलो ठीक। ऐसे ही यहां पे देख लो, यहां पे डबल ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा देनी है डबल बॉन्ड से, तो 1 2। क्लियर? अच्छा, यहां पे OH है, यहां पे NH2 है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें कि कैसे नाम दें, तो इसका आप सिंपल एटॉमिक मास देख लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम किसको नोमेनक्लेचर देंगे? पहला यहां, दूसरा यहां। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के बाद सल्फर आ रहा है। अरे ऑक्सीजन में ही देख लो यार, ऑक्सीजन के बाद सल्फर 16 दूनी 32 आ रहा है, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस 15 दूनी 30, तो कम हो गया ना, जिसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? एक बार फिर समझाता हूं कि यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में हम नहीं कर पा रहे कि भाई इसका 16 जमा 1 17 है, यहां पर भी 14 जमा 2, वैसे तो यही क्लियर हो जाना चाहिए 14 जमा 2 16 है, तो इसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। अगर तब भी नहीं होता, मान लो यहाँ पे NH3 होता, तो क्या करते, उससे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा ऑक्सीजन के बाद? उससे टीपो, तो ऑक्सीजन के बाद सल्फर, यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस। क्लियर? अच्छा, यहां देखें, यहां पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को पहले, फिर यहां दूसरे। अब इसमें फिर कंफ्यूजन आ गई। मेरे ख्याल से यहां दिक्कत नहीं होगी, ये वाला पोर्शन तो सेम ही है ना। अब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, एटॉमिक मास ज्यादा, उतनी उसको प्रेफरेंस ज्यादा। अब नाइट्रोजन और कार्बन में से किसकी ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 7 दूनी 14, तो पहले इसको और दूसरी इसको। अब यहां थोड़ी बात पलट गई, क्या कि यहाँ पे 1 2 आ गया भाई, यहाँ पे 1 1 था, यहाँ पे 2 2 था, 1 1 था, यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट हो गया, तो ई कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ई नोमेनक्लेचर हमने इस मॉलिक्यूल का रख दिया। बहुत आसान टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। लेकिन जेईई में और नीट में इसके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अभी तो नहीं पूछे जाते, लेकिन 2008-9 के आसपास पूछे जाते थे। ठीक है, छोटे से टॉपिक की तरफ, सिन और एंटी।
ठीक। सिन और एंटी क्या है? सिन मतलब एक तरफ, वही कहानी है, बस ये केवल लोन पेयर के लिए है, ओनली फॉर लोन पेयर, है ना भाई। एक तरफ लोन पेयर आ गए तो सिन हो जाएगा, अगर ऑपोजिट तरफ आ गए तो एंटी हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक, अब नोट करके लिख लीजिए कि कैलकुलेशन ऑफ जीआई, जीआई मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। छोटी छोटी ट्रिक्स हैं ये, कि अगर पॉलीन, कोई पॉलीन है मतलब उसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो अगर उसके दोनों एंड डिफरेंट हो तो कैसे निकालेंगे? 2 की पावर n, जहां पे n क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर। जैसे कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, तो डिफरेंट हो गए। डिफरेंट हो गए तो नंबर ऑफ जीआई कैसे निकालेंगे? पहले अपने को स्टीरियोजेनिक सेंटर निकालना पड़ेगा, कि यहाँ पे एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो 2 है। तो 2 पे क्या होगा कि 2 की पावर 2 यानी कि 4। इसके कितने टोटल जीआई निकलेंगे? 4। कोई जरूरत नहीं अपने को बैठ के कैलकुलेट करने की। अच्छा, और इफ इन पॉलीन बोथ एंड आर सेम, अगर दोनों एंड सेम हो तो क्या करेंगे? उसके 2 केस हैं, कि एक तो उसके अंदर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, यानी कि ऑड नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर हो, ऑड नंबर जैसे 1 3 5 7, और एक और अभी आएगा इवन नंबर हो। तो पहले ऑड नंबर के लिए देख लेते हैं। ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला है क्या? कि 2n-1 एंड 2n-1/2, ये फॉर्मूला है ऑड के लिए। क्या है? 2n-1, 2 की पावर n-1 एंड 2 की पावर n-1/2। तो यहां पे देखें, यहां पे तो एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर है और एक क्या होता है? ऑड। तो नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे? कि 2 1-1, तो कितना हुआ? 0, एंड 1-1 0/2, 0/2 0, तो कितना आएगा? 2। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हुए? 2। नहीं आया? देखना नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, भाई यहाँ पे तो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना, तो एक है तो n की वैल्यू 1 हुई ना, 1-1 0, किसी की पावर 0 उसका मतलब होता है 1, है ना। ऐसे ही 1-1/2, तो 1-1 0/2, 0/2 0, तो किसी की पावर 0 1, तो ये भी एक 1 1, तो कितने हो गए? 2 हो गए। बट है व्हेन इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, जब क्या होगा? जब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। इवन नंबर मतलब 2 4 6 8 10 इस तरह के। ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे? 2n-1, 2 की पावर n/2 -1, वेयर n इज स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्लियर? अब यहां पे देखा जाए इस केस में, तो यहां पे 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं। 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब 2-1 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, एंड 2/2 -1 नहीं, 2/2, एक कट जाएगा, एक बचेगा। 1-1 0, और किसी की भी पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हम 1 मानते हैं। तो 2 + 1 = 1 एंड 2 + 1 = 3। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर 3। आगे चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि रोटेट कर सकें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। एक्चुअली लाइट को रोटेट नहीं कर रहे हैं ये, एक्चुअली लाइट मॉलिक्यूल्स को रोटेट कर रही है ना। कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट जिस मॉलिक्यूल को रोटेट करवा सके उन्हें हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर? और दूसरा पॉइंट क्या है? कि नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, या नॉन सुपर इंपोजिबल मतलब कि मैंने मान लो मिरर में ऐसे हाथ रखा, है ना, तो मेरी जो इमेज बनी वो दूसरे हाथ की बनी। अगर मैं उनको सुपर इंपोज कराना चाहूं तो वो नहीं होगा। जैसे ये है, तो यहां से ये बन गई इमेज, ये बन के आ गई। अब ये तो है और ये है, इमेज सुपर इंपोज नहीं करेगी, है ना, तो ये सुपर इंपोज नहीं करेगी। एंड मॉलिक्यूल मस्ट हैव डायसिमेट्रिक, डायसिमेट्रिक मतलब मस्ट नॉट हैव पीओएस एंड सीओएस। पीओएस सीओएस क्या है भैया? पीओएस है प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सीओएस है सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कि कोई एक प्लेन बॉडी में से
किसी एक डायरेक्शन में निकाल दिया जाए जिससे कि बॉडी दो हाफ्स में डिवाइड हो जाए, या फिर अभी बताता हूं आगे। कायल कार्बन देख लो पहले। कायल कार्बन किसे बोलते हैं? जहां पे ऑल द 4 ग्रुप आर डिफरेंट, जिसके चारों ग्रुप, कार्बन 4 ही तो बॉन्ड बनाता है, चारों ग्रुप डिफरेंट हो, उसे हम किसे क्या बोलेंगे? कायल कार्बन। एंड नोट हैव PON एंड COS। ये देख लेते हैं POS एंड COS क्या होता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री, व्हेन एन इमेजिनरी प्लेन डिवाइड्स द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल हाफ इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। कब? कि एक इमेजिनरी लाइन प्लेन्स को डिवाइड कर दे दो बराबर बराबर आधे आधे हिस्सों में, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। वो मॉलिक्यूल में ना हो, है ना, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा, डबल फ्लिपिंग इन द मॉलिक्यूल विल प्रोड्यूस आइडेंटिकल आइसोमर। डबल फ्लिपिंग मतलब, मेरे को ध्यान से देखिए, मैं अभी सीधा खड़ा हूं, अभी मैंने एक फ्लिप किया तो मैं कुछ इस तरह हो गया, अब मैंने दोबारा फ्लिप किया तो मैं वापस वही तो था, है ना, यही तो था पहले भी। तो डबल फ्लिपिंग किसी भी मॉलिक्यूल की करोगे तो आइडेंटिकल आइसोमर मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसे बोलते हैं? कि व्हेन सेम एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट एट द अपोजिट साइड एट इक्वल डिस्टेंस। क्या कहना चाह रहा है? कि सेम एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, ऑपोजिट साइड पे हो और इक्वल डिस्टेंस से हो, है ना। जैसे इसमें देख लीजिए, यहां पे 1 2 3 ऐसे, ये दो एक जैसे हैं लेकिन ये सेम डिस्टेंस पे नहीं है, सेम प्लेन पे नहीं है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे आएगी? कि ये H वाला पोर्शन या तो एक तरफ से ऐसे कट जाएगा। सपोज करना, मैं कोशिश करता हूं इमेजिन करवाने के लिए, ये ह्यूमन आई है, या आप देख रहे हो, अरे बड़ी खूबसूरत आंखें आपकी। तो क्या होगा? यहां से आप देख रहे हो, यानी कि एक हाइड्रोजन इस तरफ है, एक हाइड्रोजन अंदर की तरफ है। क्लियर? अब ऐसे यहां पे ब्रोमीन है और ऊपर CH3 है, तो ऐसे काटोगे तो आधा CH3 कटेगा, आधा Br कटेगा, इधर एक पूरा H बच गया, इधर एक पूरा H बच गया। समझ पा रहे हो? देखना, ये कार्बन बीच में आधा कट गया, ऊपर CH3 आधा कट गया, Br एक प्लेन में आ गई, इधर पूरा H बच गया, इधर पूरा H बच गया, तो वो क्या हो गया? POS। यहाँ पे तो मिल गया POS, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं मिली। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहां मिली? वो तो बोला कि सेम एटम में तो कहीं बीच में कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे तो चारों ही डिफरेंट है, यहाँ पे बताया था कि जहां पे चारों ग्रुप डिफरेंट है उसको क्या बोलते हैं? कायल कार्बन। तो कायल कार्बन है ना, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो भाई साहब ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक। इनेंशियोमर किन्हें बोलते हैं? इनेंशियोमर विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हाथ का मैंने एग्जांपल दिया था, एग्जैक्ट वही है कि जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज हो। यहां पे देख लो, अगर मैं इसको उठा के इधर रखूंगा BrOH, हाँ, तो देखिए यहां पे ये CH3 मैच कर जाएगा, Br मैच कर जाएगा, लेकिन H और OH मैच नहीं होंगे, तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेगा, है ना। कि सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब सेम तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ये मॉलिक्यूल तो एक ही है, तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो उनकी सेम है, बट डिफरेंट रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव। भैया ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है मैं इस तरफ घुमाऊंगा लाइट को, वो कह रहा है मैं इस तरफ घुमाऊंगा, है ना। तो ये होते हैं इनेंशियोमर। दीज आर कॉल्ड, R मींस रेक्टस, रेक्टस मींस राइट, एंड S मींस स्मिस्टर मींस लेफ्ट। इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से भी समझा जा सकता है। प्रायोरिटी ऑर्डर इसमें भी CIP रूल से ही देंगे। अगर आप शुरुआत से मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो आपको CIP रूल की जानकारी पूरी होगी, और जिनको नहीं है उनके लिए थोड़ा बहुत यहां बता देते हैं कि हायर द एटॉमिक नंबर मोर इज द प्रायोरिटी। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। एंड इफ एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सेम देन कंपेयर विद नेक्स्ट एलिमेंट। अगर जो पहले एलिमेंट हैं उनकी एटॉमिक नंबर सेम है तो उसके नेक्स्ट एलिमेंट से आप पता लगा सकते हैं कि हाँ अपने को प्रेफरेंस किसको देनी है, ज्यादा वाले को देनी है। मोर एटॉमिक नंबर मोर इज द प्रेफरेंस। डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज द एटम ज्वाइंट विद ईच अदर
ट्वाइस और थ्राइस, जहां कहीं डबल बॉन्ड है और जहां कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां ऐसा माना जाएगा कि वो एटम उससे 2 बार जुड़ा है और ट्रिपल बॉन्ड में वो एटम उससे 3 बार जुड़ा है। क्लियर? लोन पेयर एक्ट एज सेपरेट ग्रुप। लोन पेयर को कैसे एक्ट करना है? लोन पेयर को एक अलग ग्रुप की तरह स्टेबलाइज कर देना कि ये अलग ही ग्रुप है। क्लियर? अच्छा, इफ लो प्रायोरिटी एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन देन ऑन मूविंग फ्रॉम हायर प्रायोरिटी लोअर प्रायोरिटी क्लॉकवाइज। अच्छा, क्या हो रहा है? अगर लो प्रायोरिटी एटम से या ग्रुप ऑफ एटम से अपन वर्टिकल लाइन में जा रहे हैं और वहां से अपन हायर टू लोअर आएंगे ना, ऐसे अगर मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा तो 1, फिर 2, फिर 3, कुछ इस तरह से, तो हायर से लोअर की तरफ आना है। अब जिस तरफ वो रोटेट कर रहा होगा वही उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। जैसे मैं इसमें देखो तो ये कौन सी है? ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज मतलब राइट रेक्टस आर, यानी कि आर कॉन्फ़िगरेशन होगी, है ना। तो जो क्लॉकवाइज आ रही होगी वो आर एंड जो एंटी क्लॉकवाइज आ रही होगी वो एस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? आगे चलते हैं आर एंड एस नोमेनक्लेचर में कि इफ लो प्रायोरिटी एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट, ये सिंबल मैंने बना लिया प्रेजेंट के लिए, ठीक है। ये क्या, इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट। कि इफ लो प्रायोरिटी एटम और ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट एट अ हॉरिजॉन्टल लाइन देन स्विच आर टू एस एंड एस टू आर। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जैसे कि ये है हाइड्रोजन, ये लो प्रायोरिटी, लो 4 प्रायोरिटी मिली यार, इसकी कोई प्रायोरिटी है ही नहीं, लास्ट मिली है ना। तो अगर और कुछ होता तो और भी लास्ट मिलती। तो लो प्रायोरिटी एटम आ गया तो वहां पे क्या करना है? अपने को आर को स्विच कर देना है एस में और एस को स्विच कर देना है आर में। जैसे ये मॉलिक्यूल है, अपन यहां से देखेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, है ना। तो नंबरिंग की 1 2 3, है ना। तो रोटेशन तो ये आ रही है, ये कौन सी है? देखना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज में हमने पढ़ा था एस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लो प्रायोरिटी एटम है हॉरिजॉन्टल पे, तो इसकी जो एस वाली है वो कन्वर्ट होके किस में आ गई? आर में। तो अब इसकी फाइनल क्या आई कॉन्फ़िगरेशन? आर। कोई दिक्कत? भाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे था ना, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी, जैसे इसकी एस थी तो एस से आर हो गई, आर होती तो एस हो जाती, है ना। ऐसे यहां पे देख लो 1 2 3, रोटेशन क्या होगी? ये किसकी होती है? क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? आर। लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे लो प्रायोरिटी एटम प्रेजेंट है तो ये पलट जाएगी, आर से एस हो जाएगी और फाइनल क्या आ जाएगी? एस। क्लियर? अच्छा, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं भैया? कि एटलीस्ट 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर, 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर हो, बहुत जरूरी है। 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर जिनसे 2 जगह से बदली हो सके एटम्स की या ग्रुप ऑफ एटम्स की। डिफरेंट फिजिकल बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट होंगी भाई, वो एक तरफ रोटेट कर रहा होगा तो वो दूसरी तरफ या कुछ और, है ना। लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, उनकी, है ना। एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अब फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो फिजिकल मेथड में भी तो अलग अलग शो करेंगे, वहां से हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं। एंड कैन नॉट बी सुपर इम्पोसिबल ना हो बट नॉट मिरर इमेज। पहली कंडीशन क्या है? कि सुपर इम्पोसिबल भी ना हो और मिरर इमेज भी ना हो। क्लियर? तो इन डायस्टीरियोमेरिज्म कॉन्फ़िगरेशन अराउंड वन ऑफ द स्टीरियोजेनिक सेंटर रिमेन सेम। अच्छा, इनमें देख लो, एक तो ये है, एक ये 2 मॉलिक्यूल है। अब इस वाले पोर्शन में देखो और इस वाले पोर्शन में देखो, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अब क्या है, यहाँ पे CH3 और H की पोजीशन बदली है? नहीं, सेम है। तो क्या बोल रहा है कि डायस्टीरियोमेरिज्म कॉन्फ़िगरेशन अराउंड वन ऑफ द स्टीरियोजेनिक सेंटर रिमेन सेम व्हाइल कॉन्फ़िगरेशन अराउंड अनदर स्टीरियोजेनिक सेंटर रिमेन डिफरेंट। अब इस वाले को देख लो, यहाँ पे CH3 ऊपर, यहाँ H नीचे, यहाँ पे H ऊपर, CH3 नीचे, बदल गई ना। तो ये ऐसे आपस में सिस और ट्रांस कैसे हैं? डायस्टीरियोमर्स। क्लियर? नोट कर लीजिए। मीजो कंपाउंड्स किन्हें बोलते हैं? कि व्हेन अ कंपाउंड कंटेनिंग 2 इक्वल chiral halves,
क्या हो भैया, कुछ से कुछ ऐसा आ जाए कि उसके पास बराबर ही हानि हो, बराबर ही फायदा हो। ऐसे हमारे साथ कई बार होता है, हमें 500 रुपए पाए और 500 रुपए का हमने नुकसान भी कर दिया। उस तरह से क्या है कि यहाँ इसका एक एग्जांपल है मेसोटार्टिक एसिड, मेसोटार्टारिक एसिड, और यहाँ पे क्या होगी, नेट रोटेशन 0 होगी। इसका हाफ पोर्शन तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, हाफ पोर्शन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसकी नेट रोटेशन क्या होगी भाई। मान लो अगर मैं मानूं कि एंटी क्लॉक वाले को नेगेटिव और क्लॉक वाले को पॉजिटिव, तो क्या बचेगा, प्लस माइनस 0, है ना। तो यहाँ पे नेट रोटेशन क्या है, 0 है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, मेसो कंपाउंड्स। दिस इज मेसोटार्टारिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के बेस पे। आगे चलते हैं, डीएल एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये कहां यूज होती है, एक तो कार्बोहाइड्रेट में और अमीनो एसिड में, उसके अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगी। एग्जांपल से देखते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड। यहां पे इस वाली चीज को देखिए खाली कि यहां पे OH की पोजीशन क्या है और यहां पे OH की पोजीशन क्या है। इधर OH राइट साइड है तो इसको डी कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया कि ऑन राइट, और यहाँ पे OH लेफ्ट साइड है तो इसको बोल दिया एल कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही आसान है यार ये तो। अच्छा, ग्लूकोज में देखो, ग्लूकोज में यहां देखिए आप, बगियाना में आई तितली। अच्छा देखिए यहाँ पे OH कहां पे है, राइट साइड है तो डी ग्लूकोज। अच्छा इस वाली पोजीशन पे OH लेफ्ट साइड पे है तो एल ग्लूकोज, बाकी पूरा सेम। क्लियर। इसी से एक टॉपिक निकलता है एपिमर। एपिमर किन्हें बोलते हैं कि एपिमर आर द पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर्स व्हिच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड वन ऑफ द कार्बन इन कार्बोहाइड्रेट। एक तरह से ये भी देखा जाए तो ये एपिमर ही है। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 ये C5 एपिमर है कि बाकी तो पूरा सेम है, बस किसी एक पोजीशन पे थोड़ा सा फर्क आ गया, है ना। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एपिमर। ठीक, ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज अभी बताता हूं, जगह थोड़ी कम पड़ गई। एग्जांपल देख लीजिए, डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज का, ये वाले जो थे ये लिखे हैं। तो यहां पे देख लीजिए ये कौन से C4 एपिमर है, कार्बन ये 1 2 3 4। यहां पे ध्यान देना अपने को, कार्बन 1 2 3 4 यहां पे ध्यान देना है। बाकी पूरा सेम मिलेगा, बस यहां पे OH राइट साइड में है, यहां पे OH लेफ्ट साइड में है ना, इसलिए इसको क्या बोल दिया, डी ग्लूकोज, और ये सॉरी थोड़ा गलत हो गया, एल गैलेक्टोज। क्लियर। तो ये कैसे हैं, एपिमर्स। अच्छा एक खास बात और, जो C1 एपिमर है, मान लो यही चीज फर्स्ट कार्बन पे होती है ना, तो उसको अपन क्या बोल देते, एनोमर बोल देते, है ना। बस ये छोटा सा अलग नाम दे दिया है कार्बन 1 वालों को कि भाई तुम्हें एनोमर बोलेंगे, तुम छोटे हो अभी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि ऑल एनोमर आर एपिमर बट ऑल एपिमर आर नॉट एनोमर। भाई जितने भी एनोमर है, एनोमर कौन से वाले, जो कार्बन 1 वाले हैं वो तो एपिमर है ही, भाई चेंज तो हो रहा है, लेकिन सारे एपिमर 1 पे थोड़ी है, कोई 2 पे भी है, 4 पे भी है। अब जैसे ये एपिमर तो है लेकिन एनोमर थोड़ी है ना। तो ऑल एनोमर आर एपिमर बट ऑल एपिमर आर नॉट एनोमर्स। क्लियर। चलते हैं आगे, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर वो होते हैं जहां पे एक तो फ्री रोटेशन अवेलेबल हो, वो अलग अलग एंगल पे जाके अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। मान लो ये कार्बन का बॉन्ड है, ये कार्बन है ना, इधर ग्रुप्स हैं इधर ग्रुप्स हैं। अब वो अपने हिसाब से रोटेट करके देख रहे हैं कि भाई कहां पे अपन ज्यादा स्टेबल है, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, रिपल्शन कहां कम है। तो ऐसे जो आइसोमर बनेंगे वो कौन से होंगे, कन्फर्मेशनल। तो फ्री रोटेशन ऑफ एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम अलोंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और साइक्लोहेक्सेन। क्लियर। एग्जांपल देखते हैं इथेन, इथेन का, इथेन सॉहॉर्स प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से दिखाई जाती है कि ये कार्बन। अब यहां पे इन वाले ग्रुप को अगर मैं इस वाले को इस वाले से करूं, इस वाले को इस वाले से करूं, तो यहां पे देखना डिस्टेंस
बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसा है ये ऐसा, ये है ना, ये वाले हाइड्रोजन है तो पास में रिपल्शन होगा। ये तो है इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स का केस ऐसा है, स्टैगर्ड का ऐसा। अब देखिए इन दोनों की डिस्टेंस कितनी हो गई, मेरी जो ये फर्स्ट फिंगर है इसको देखिए, है ना, अब देखिए इसकी कितनी डिस्टेंस हो गई, ये ऐसे, है ना, डिस्टेंस बढ़ गई है तो रिपल्शन कम होगा। तो यहां पे रिपल्शन कम है, यहां ज्यादा है, तो स्टैगर्ड वाली ज्यादा स्टेबल होगी, है ना। ऐसे ही यहां पे है, ये स्टैगर्ड है, यहां पे देखो इनके बीच का डिस्टेंस लगभग सबका बराबर है ना, यहां पे देखिए सबका बराबर है। यहां इन दोनों में रिपल्शन हो रहा होगा, इन दोनों में रिपल्शन हो रहा होगा, इन दोनों में रिपल्शन हो रहा होगा। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, इसको मतलब दर्शाने का एक तरीका है बस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगी, स्टैगर्ड। तो हमेशा स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगी एक्लिप्स्ड से। स्टेबिलिटी कैसे पता लगाते हैं वैसे, नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशन, कितने कॉन्फर्मेशन वो कर सकता है। क्लियर। अच्छा, एक चीज नोट डाल के लिख लीजिए, टॉरिजनल स्ट्रेन क्या होता है। टॉरिजनल स्ट्रेन कि इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कि जो ग्रुप आपस में रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑफर कर रहे हैं उसी एटम में। मान लो एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप है, तो वो आपस में रिपल्शन करेगा तो वो रोटेट करने में रेजिस्टेंस पैदा करेगा, है ना। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, टॉरिजनल स्ट्रेन। ठीक। एंड स्टेरिक स्ट्रेन जैसे जहां पे बल्कि ग्रुप हो, बहुत बल्कि ग्रुप है ना, C6H10 करके कुछ वो कंपोनेंट जुड़ा हुआ है उस कार्बन से, तो बहुत बल्कि ग्रुप है, तो वो भी प्रेजेंट अराउंड द कार्बन एंड स्ट्रेन इज ऑब्जर्व्ड, वहां पर भी एक स्ट्रेन ऑब्जर्व होगा, वो आराम से घूम नहीं पाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेरिक स्ट्रेन। क्लियर। नोट करके लिख लीजिए एक चीज, स्टेबिलिटी किसकी, एंटी की सबसे ज्यादा, उससे कम स्क्रू गॉज, उससे कम एक्लिप्स्ड, उससे कम फुल्ली एक्लिप्स्ड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके लिए बताना पड़ा। जैसे कि आप देखो 2-फ्लोरोइथेन में, तो 2-फ्लोरोइथेन में क्या हुआ कि फ्लोरीन ग्रुप यहाँ पे, ये दोनों बल्कि ग्रुप यहाँ पे आ गए, और ये स्टैगर्ड फॉर्म जैसी लग रही है, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, एंटी, क्योंकि सेम नहीं है, तो इसको क्या नाम दे दिया, एंटी। तो ज्यादा स्टेबल ये होनी चाहिए थी इसके अकॉर्डिंग भी, लेकिन है कौन सी, स्क्यू गॉज। क्यों होगी, सोचो थोड़ा, क्योंकि यहां पे स्टेबलाइज हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी, इंट्रामोलिकुलर, मतलब विद इन सेम मॉलिक्यूल में होती है ना, इंट्रामोलिकुलर। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया। पहला एक्सेप्शन 2-फ्लोरोइथेन। दूसरा एक्सेप्शन ग्लाइकोल का भाई ये बल्कि ग्रुप है, यहां पे आएगा तो एंटी, ये दोनों पास पास में रिपल्शन होना चाहिए, लेकिन रिपल्शन नहीं, यहाँ पे तो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज होगी, अगेन वही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो इसमें, इस केस में ये वाली ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर। थर्ड एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन का, एक्सेप्शन नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, C6H6 का। तो ये C6H6 है, पहली फॉर्म आई रिंग की, फिर आई चेयर फॉर्म। ये देखिए, ये चेयर फॉर्म दिख रही है, यहाँ पे क्या है, 6 हाइड्रोजन एक्सियल है और 6 हाइड्रोजन इक्वेटोरियल पे हैं, मतलब रिपल्शन की बात ही नहीं होती, एक्सियल इक्वेटोरियल ऐसे चलते आ रहे हैं, है ना। फिर आइए बॉट पे, फिर आई ट्विस्टेड बॉट पे इसके मुकाबले थोड़ा रिपल्शन कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, उनके बीच की थोड़ी डिस्टेंस इंक्रीज कर गई होगी। इमेजिन कर पा रहे हो, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया ना, मान लो ये बॉट है ना, ये बॉट शेप है, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गई, तो यहाँ पे रिपल्शन कम हो गया। और फिर आइए हाफ चेयर में, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, चेयर फॉर्म की, फिर ट्विस्टेड बोट, फिर बोट और फिर हाफ चेयर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिख लीजिएगा, एंट्रेंस में बहुत काम आएंगे। ठीक है।